साथियों, हम बात करते हैं उस इतिहास के महानतम योद्धा की जिसे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त का जीवन प्रेरणा स्रोत इसलिए भी है क्योंकि यह कहानी एक महान गुरु आचार्य चाणक्य और उसके महान शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य और उनके हिमालय जैसे दृढ़ संकल्प की कर्म के द्वारा परिणति है। क्योंकि सामान्य सा एक गुरुकुल के शिक्षक ने महान साम्राज्य मगध को पराजित करने की प्रतिज्ञा की और उसके लिए योग्य व्यक्ति के चयन में राह में खेलते एक बालक को भारतवर्ष का सम्राट बना देने की योग्यता को उसके अंदर समाहित करने की है। बात उन दिनों की है जब चाणक्य मगध सम्राट के यहाँ आयोजित भोज में काले एवं कुरूप होने की वजह से सम्राट धनानंद ने उनका उपहास करके उन्हें अपमानित करके राजसभा से बाहर कर देता है। अपमानित चाणक्य ने उसके साम्राज्य को पराजित कर उनकी हत्या करने की प्रतिज्ञा लेकर अपनी शिखा खोल देते हैं और उसे धनानंद की मृत्यु के पश्चात ही बांधने का संकल्प लेते हैं। इसी क्रम में उन्होंने अपने पास अर्जित स्वर्ण मुद्रा को गलाकर स्वर्ण मुद्राएं तैयार करी और उसे एक जगह सुरक्षित भूमि में दबाकर स्वयं अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए निकल पड़ते हैं। जंगल से गुजरते हुए उन्हें कुछ बच्चे राजा प्रजा का खेल खेलते हुए दिखे। जो बालक राजा बना था वह प्रजा की समस्याओं पर निर्णय सुना रहा था। उसकी बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता को देखकर चाणक्य को उसमें अपना भविष्य का सम्राट नजर आने लगा। अब पहले चंद्रगुप्त के बारे में जानते हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 345 ईस्वी पूर्व हिमालय के पास स्थित मौर्य नगर का राज्य था, जिसके राजा विशालगुप्त मौर्य जो क्षत्रिय मौर्यवंशी थे और उनकी पत्नी का नाम मुरा था, जिनकी हत्या उन्हीं के सहयोगी ने मिलकर कर दी थी। तो उनकी पत्नी ने सुरक्षा के दृष्टिकोण अपने भाइयों के साथ भागकर पाटलिपुत्र आ गई। वहीं चंद्रगुप्त का जन्म हुआ। पालन पोषण में दिक्कत की वजह से उन्होंने अपने पुत्र चंद्रगुप्त को एक गोपालक को दे दिया। चंद्रगुप्त थोड़ा बड़े हुए तो उस गोपालक ने भी धन के लिए चंद्रगुप्त को एक शिकारी के हाथ भेज दिया। वहाँ पर चंद्रगुप्त उनके जानवरों की देखभाल करने लगा और पशुओं के साथ जंगल में अन्य साथियों के साथ राजा और प्रजा का खेलने लगे। तभी चाणक्य ने उसको देखा और अपने भविष्य की योजनाओं और अखंड भारत के स्वप्नदृष्टा चाणक्य को उस बालक में अपनी कार्यसिद्धि हेतु एक महान नेतृत्वकर्ता नजर आने लगा। उन्होंने उस बालक को प्राप्त करने के एवज में 1000 कापरसण, जो उस समय की प्रचलित मुद्रा थी, शिकारी को देकर चंद्रगुप्त को अपने साथ शिष्य बनाकर तक्षशिला ले आए। तक्षशिला उस समय पूरी दुनिया में शिक्षा का केंद्र था और चाणक्य वहाँ के आचार्य थे। उन्होंने 8 वर्ष तक चंद्रगुप्त को शास्त्र, शस्त्र, राजनीति, अर्थनीति एवं समाजशास्त्र, कूटनीति आदि का ज्ञान दिया। अब चंद्रगुप्त पूर्ण प्रशिक्षित हो गए थे तो चाणक्य ने उन्हें अपने पास संचित धन को देते हुए उन्हें सैनिकों की भर्ती करने का आदेश दिया। चाणक्य की नीति के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में चोरों, म्लेच्छों, जनजातियों और शस्त्र बनाने वालों की भी भर्ती होने लगी। सेना गठन के पश्चात चंद्रगुप्त ने राजा पर्वतक, जो हिमालय प्रदेश के राजा थे, उनसे संधि की और अन्य राज्यों से भी संपर्क करते रहे। फिर उन्होंने मगध पर प्रथम आक्रमण कर दिया, लेकिन मगध की विशाल सुसंगठित सेना के सामने चंद्रगुप्त पराजित हो गए और चाणक्य के साथ वहाँ से निकल गए। चाणक्य के मार्गदर्शन में पहले उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को जीता और यूनानियों के नियंत्रण से पंजाब आदि प्रांत पर कब्जा करके उनको यूनानियों को खदेड़ा। फिर अपना एक राज्य स्थापित किया और फिर छोटे छोटे प्रांतों से संधि या युद्ध करके विशाल सेना का गठन किया और फिर 322 ईस्वी पूर्व पर मगध पर हमला कर दिया और पाटलिपुत्र विजय के साथ धनानंद की हत्या कर स्वयं सम्राट के रूप में उनका राज्याभिषेक हुआ। अब चाणक्य का प्रमुख उद्देश्य 16 जनपदों में बटे भारत को एक गणराज्य बनाना था और विदेशी यूनानियों से मुक्त भी कराना था। इसलिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को साम, दाम, दंड भेद अपनाकर राज्य विस्तार में लगाए रहे और धीरे धीरे दक्षिण का कुछ क्षेत्र छोड़कर पूरे भारत पर विजय प्राप्त कर ली।
सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसका सेनापति सिलूकस निकेटर, जो बहुत शक्तिशाली था, राज्य संभाल रहा था। वह सेना लेकर फिर से भारत विजय के इरादे से सिंधु नदी के किनारे पहुंच गया। यह घटना 305 ईस्वी पूर्व की है। लेकिन अब की बार यूनानियों का मुकाबला पूर्व की तुलना में एक नए शक्तिशाली सुसंगठित सेना एवं चाणक्य जैसे कूटनीतिज्ञ महारथी के साथ हुआ। इस युद्ध में चंद्रगुप्त ने सिलूकस को बुरी तरह हराया, तो सिलूकस ने चंद्रगुप्त से संधि का प्रस्ताव रखा और संधि में अपनी पुत्री का विवाह हेलेना का चंद्रगुप्त से कर दिया और साथ में कंधार, काबुल, हेरात और बलूचिस्तान जैसे प्रदेशों का राज्य चंद्रगुप्त को सौंप दिया। चंद्रगुप्त ने भी उपहार में 500 हाथी सिलूकस को भेंट किए। सिलूकस ने वापस यूनान लौटकर अपने देश का एक राजदूत पाटलिपुत्र में नियुक्त किया, जिसका नाम मेगास्थनीज था, जो 4 वर्ष तक रहा। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में चंद्रगुप्त के शासन के बारे में लिखा है कि उसकी सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 9,000 हाथी और 30,000 घोड़े थे। शासन व्यवस्था के बारे में भी कहा जाता है कि उस काल में भी महान चाणक्य जैसा अर्थशास्त्री, राजनीति शास्त्र का जानने वाला, उनके नेतृत्व में एक सुदृढ़ एवं केंद्रित शासन व्यवस्था थी। उस समय भी पूरा साम्राज्य 5 राज्यों में बटा था, जो हर प्रांत के प्रमुख होते थे। फिर राज्यों में जनपद होते थे, उनके प्रमुख, जैसे आजकल मेयर होते हैं। फिर ग्राम और उनके प्रमुख, जिनको ग्रामीण बोलते थे। शासन की प्रमुख शक्ति राजा या सम्राट था, उसके बाद महामंत्री, फिर सेनापति, फिर राज्यों के अनुसार शासन व्यवस्था चलती थी। चंद्रगुप्त ने अपने राज्य में आवागमन और व्यापार सुगम करने के लिए सबसे अधिक सड़कों का निर्माण कराया और जलमार्ग भी विकसित किए। उस समय चाणक्य की गुप्तचर व्यवस्था बहुत शक्तिशाली थी, जो पूरे साम्राज्य की हर घटना से अवगत कराती रहती थी। चाणक्य की व्यवस्था में विषकन्याओं का भी प्रचलन पता लगता है। न्याय व्यवस्था और कर प्रणाली तो लगता है चाणक्य ने जो उस समय कालखंड में दे दी थी, वो आज भी आधुनिक युग में प्रासंगिक है। इतिहास बताता है कि चाणक्य से बड़ा राजनीति, कूटनीति और अर्थशास्त्र के ज्ञाता आज तक नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं कि चंद्रगुप्त के शासन में स्वर्ण युग रहा होगा। चंद्रगुप्त ने 2 शादियां की थी, एक हेलेना जो सिलूकस की पुत्री थी और दूसरी दुर्धरा। तो दुर्धरा से पुत्र बिंदुसार थे, जो राज्य के उत्तराधिकारी थे। 298 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त ने अचानक जैन मुनियों के साथ जैन धर्म की दीक्षा ले ली और अपने पुत्र बिंदुसार को शासन सौंपकर पाटलिपुत्र छोड़कर श्रवणबेल, जो कर्नाटका में पहाड़ियों में स्थित है, में साधना में रत हो गए। और एक जैनियों में एक व्रत होता है, भोजन ना करके तप करना, तो उसको करते हुए 297 ईस्वी पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। चंद्रगुप्त एक साधारण बालक होते हुए अपने अद्वितीय पराक्रम और अपने इतिहास के श्रेष्ठतम गुरु, राजनीति के पितामह चाणक्य के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए एक महान साम्राज्य की नींव डाली थी, जो कि दक्षिण का कुछ हिस्सा छोड़कर पूरे भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आदि तक फैला हुआ था। साथियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो और भी इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक एवं ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भारत। साथियों, हम